गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने देखा स्टिफनेस मैट्रिक्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स के बारे में। फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स में जाने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी होता क्या है। फ्लेक्सिबिलिटी होता है डिस्प्लेसमेंट कास्ट बाय यूनिट फोर्स। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट कास्ट बाय यूनिट फोर्स। और इसको डिनोट किससे किया जाता है? अगर फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स की बात करें तो डेल से। किससे? डेल से। एग्जाम्पल के लिए डेल 1 डेल 1 2 डेल 2 1 और डेल 2 2। ठीक है। मान लो आपका क्या है? कंटिन्यूअर बीम। क्या है? कंटिन्यूअर बीम है। इसमें दो कोऑर्डिनेट है, वन इस डायरेक्शन में और सेकेंड इस डायरेक्शन में। ठीक है। नीचे डायरेक्शन क्या बता रहा है? डिस्प्लेसमेंट का कौन सा फॉर्म बता रहा है? डिफ्लेक्शन। ठीक है। और सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या बता रहा है? डिस्प्लेसमेंट का कौन सा फॉर्म बता रहा है? वो रोटेशन। कौन सा? रोटेशन। ठीक है। ये डिफ्लेक्शन और ये वाला सेकेंड वाला रोटेशन। ठीक। तो कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स निकालना रहता है तो सबसे जो पहला स्टेप रहता है वो क्या रहता है? अप्लाइड यूनिट फोर्स इन द डायरेक्शन 1। क्या करते हैं? यूनिट फोर्स अप्लाई करते हैं इन डायरेक्शन 1 और उसके करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं इन डायरेक्शन 1 2 और अगर और है तो 3 4। ठीक है। वैसे फिर सेकेंड स्टेप क्या रहता है? अप्लाइड यूनिट फोर्स इन डायरेक्शन 2 एंड करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं इन डायरेक्शन 1 2 3 एंड 4। एग्जाम्पल जस्ट। ठीक है। वैसे नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? अप्लाइड यूनिट फोर्स इन डायरेक्शन 3 अगर है तो, और उसके करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे अलग अलग डायरेक्शन में। ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप वाइज आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक। जैसे कि इसमें क्या है? दो कोऑर्डिनेट है। क्या है? दो कोऑर्डिनेट, डायरेक्शन 1 और डायरेक्शन 2। ठीक। तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 के करस्पॉन्डिंग अगर देखा जाए तो अगर डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन 1 निकालते हैं, क्या निकालते हैं? डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन 1 ड्यू टू यूनिट फोर्स अप्लाइड इन डायरेक्शन 1, तो वो कहलाएगा डेल 1 1। वहीं पे अगर हम लोग निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन 2, डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन 2 ड्यू टू यूनिट फोर्स अप्लाइड इन डायरेक्शन 1, ड्यू टू यूनिट फोर्स अप्लाइड इन डायरेक्शन 1, मतलब ये है कि पहला स्टेप जो है यूनिट फोर्स हम लोग किस में अप्लाई करेंगे? इन डायरेक्शन 1। पहले केस में क्या करेंगे? यूनिट फोर्स अप्लाइड करेंगे इन डायरेक्शन 1। ठीक है। तो इस डायरेक्शन में क्या निकल के आ जाएगा हमारा? डेल 1 1। डिफ्लेक्शन इन डायरेक्शन 1 ड्यू टू यूनिट फोर्स अप्लाइड इन डायरेक्शन 1। ठीक। और इसकी वजह से जो रोटेशन होगा, इसकी वजह से जो रोटेशन होगा वो क्या होगा आपका? डेल 2 1। डेल 2 1, क्योंकि यूनिट फोर्स हम लोग अप्लाइड कर रहे हैं किसमें? इन डायरेक्शन 1, और उसकी वजह से जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा या तो डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन 2 ड्यू टू यूनिट फोर्स अप्लाइड इन डायरेक्शन 1। ठीक। पहले ये कैलकुलेट करेंगे, फिर सेकेंड स्टेप क्या रहेगा? यूनिट फोर्स अप्लाइड इन डायरेक्शन 2। सेकेंड स्टेप क्या रहेगा? ये स्टेप 1 है। ठीक। स्टेप 2 क्या रहता है? फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स तैयार करने के लिए यूनिट फोर्स अप्लाइड इन डायरेक्शन 2। यूनिट फोर्स किस फॉर्म में होगा? इसमें डायरेक्शन 2 में रोटेशन हो रहा है तो मोमेंट के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? मोमेंट के फॉर्म में। तो एम की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पे? 1। इसमें एफ की वैल्यू क्या ले रहे हैं? फोर्स की वैल्यू 1। ठीक है। तो यूनिट मोमेंट अप्लाइड इन डायरेक्शन 2, डायरेक्शन 2, और उसकी वजह से जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा इन डायरेक्शन 1, इन डायरेक्शन 1, ये कहलाएगा डेल 1 2, डेल 1 2। और जो भी आपका इस डायरेक्शन में रोटेशन होगा, 2 डायरेक्शन में जो भी रोटेशन होगा, क्या होगा? 2 डायरेक्शन में जो भी रोटेशन होगा, ठीक है, वो कहलाएगा आपका डेल 2 2। क्या कहलाएगा? डेल 2 2। ठीक है। तो बारी बारी से निकालते हैं। क्या करते हैं? बारी बारी से निकालते हैं।
तो सबसे पहला स्टेप की ओर चलते हैं। स्टेप 1, अप्लाइड यूनिट फोर्स इन डायरेक्शन 1। ठीक, जब इन डायरेक्शन 1 निकालेंगे तो सबसे पहले निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन 1 ड्यू टू यूनिट फोर्स एक्ट इन द सेम डायरेक्शन। जो भी यूनिट फोर्स सेम डायरेक्शन में लगेगा, ये वाला, ठीक है, उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि अगर कोई कंटिन्यूअर बीम है, उस पर W लोड लगा हुआ है, ठीक है, और L डिस्टेंस है, क्या है, L डिस्टेंस, तो क्या हो जाता है डिस्प्लेसमेंट WL³/3EL, यही होता है। अब यहाँ पे W जो है हम लोग यूनिट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो किस फॉर्म में आ जाएगा, L³/3EI, किस फॉर्म में आएगा, L³/3EI। क्लियर है। W की वैल्यू क्या रख देना है, 1, W की वैल्यू क्या रख देना है, 1, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा L³/3EI। ये क्या हो गया, del 1 डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन 1 ड्यू टू यूनिट फोर्स अप्लाइड इन डायरेक्शन 1। वहीं पे चलते हैं del 2 डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन 2, डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन 2, और वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट किस फॉर्म में होगा, रोटेशन के फॉर्म में, ड्यू टू यूनिट फोर्स अप्लाइड इन डायरेक्शन 1। तो पहले स्टेप में हम लोग यूनिट फोर्स अप्लाई कर चुके हैं डायरेक्शन 1 में, तो रोटेशन क्या होगा, रोटेशन मतलब क्या है, स्लोप। तो अगर कोई भी कंटिन्यूअर बीम है, ठीक है, W लोड लगा हुआ है, तो हम लोग पढ़े स्टैंडर्ड केस, अगर लेंथ L है तो जो भी स्लोप रहता है, क्या रहता है, स्लोप रहता है, वो क्या होता है, WL²/2EI, क्या रहता है, WL²/2EI, यही रहता है। ठीक है, अब W की जगह क्या है, यूनिट फोर्स है, तो W की वैल्यू क्या रख देंगे, 1, W की वैल्यू क्या रख देंगे, 1, तो आंसर आपका आ जाएगा L²/2EI। del 2 निकल के क्या आ जाएगा, L²/2EI। सेकेंड स्टेप में क्या बोले थे हम लोग कि अप्लाइड यूनिट फोर्स इन द डायरेक्शन अप टू, अप्लाइड यूनिट फोर्स इन डायरेक्शन अप टू, डायरेक्शन 2 में कौन सा फोर्स अप्लाई होगा, मोमेंट के फॉर्म में होगा, तो इसलिए अप्लाइड यूनिट मोमेंट इन डायरेक्शन 2। हम लोग जब कंटिन्यूअर बीम के केस में पढ़ते हैं, अगर मोमेंट अप्लाई किया जाए कंटिन्यूअर बीम में यहाँ पे, ठीक है, तो कंजुगेट बीम मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। किससे, कंजुगेट बीम मेथड। कंजुगेट बीम मेथड क्या बोलता है, सबसे पहले आप मोमेंट निकालिए, मोमेंट डायग्राम, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालते हैं इसका, तो क्या होगा, यहाँ पे M होगा, इसका जस्ट अपोजिट में यहाँ पे रेजिस्टेंस मोमेंट होगा M के फॉर्म में, ये होगा रजिस्टिंग मोमेंट, क्या होगा, M के फॉर्म में। ठीक, तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ भी M और यहाँ भी M, ठीक, ऐसी बनेगा। ठीक, अगर इसको M/E, सबसे पहले कंजुगेट बीम मेथड में क्या करते हैं, इसको M/EI डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं, क्या करते हैं, M/EI डायग्राम में। ठीक, यही है सेकेंड स्टेप कंजुगेट बीम मेथड का। फिर कंजुगेट बीम मेथड में क्या होता है, सबसे पहले क्या है, BMD, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सेकेंड स्टेप क्या था, M/EI डायग्राम, M/EI डायग्राम। ठीक, थर्ड स्टेप क्या बोलता है कंजुगेट बीम मेथड का, M/EI डायग्राम में जो इंड फिक्स्ड है उसको फ्री करेंगे, और जो इंड फ्री है उसको क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। तो ये आपका M/EI डायग्राम हो गया। इसमें फ्री, जो फिक्स इंड था वो क्या हो जाएगा, फ्री, और जो फ्री इंड था वो क्या हो जाएगा, फिक्स्ड। ठीक है, ये क्या होता है, थर्ड स्टेप। कंजुगेट बीम मेथड का फोर्थ स्टेप क्या होता है, कंजुगेट बीम मेथड का फोर्थ स्टेप क्या होता है, फोर्थ स्टेप होता है, अगर जो भी M/EI डायग्राम है उसका अपना फिक्स्ड इंड से, ठीक है, या जिधर से भी हम लोग मोमेंट निकाले थे उस इंड से अगर देखते जाते हैं, ठीक है, तो जो भी एरिया रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, जो एरिया रहेगा वो उसका बताता है क्या, स्लोप। एरिया बाई आप EI डायग्राम, एरिया ऑफ M/EI डायग्राम किसके बराबर होता है, ये स्लोप के बराबर रहता है। ठीक है, और एरिया मोमेंट, क्या,
एरिया मोमेंट, मतलब एरिया के साथ साथ मोमेंट भी निकालेंगे अगर एरिया इंटू डिस्टेंस, ठीक है, एरिया इंटू सेंट्रॉइड बोलना चाहिए, ठीक है, सेंट्रॉइडल डिस्टेंस। तो एरिया मोमेंट जो होता है आप M/EI डायग्राम, एरिया मोमेंट ऑफ M/EI डायग्राम, ये किसके बराबर होता है? डिफ्लेक्शन के बराबर होता है, ठीक है, यही होता है। हमको क्या क्या निकालना है? del 2 निकालना है और del 1 2। तो del 2 क्या बताएगा? डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन 2, ठीक है, ड्यू टू यूनिट मोमेंट अप्लाइड इन डायरेक्शन 2, यही है del 2, ठीक है। तो यूनिट मोमेंट अगर अप्लाई करते हैं, ठीक, इन जनरल क्या होता है इस फॉर्म में अगर देखा जाए M/EI डायग्राम के रूप में, ठीक, तो जो भी स्लोप है क्या होगा? जो भी स्लोप है वो क्या हो जाएगा? इसका एरिया हो जाएगा। स्लोप क्या है? del 2 है, ठीक है, क्योंकि अपने को स्लोप ही दिखाना है, ठीक, रोटेशन दिखाना है, क्योंकि यूनिट मोमेंट अप्लाई कर रहे हैं कौन से कोऑर्डिनेट में, कौन से डायरेक्शन में? रोटेशन के डायरेक्शन में। तो del 2 निकल जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अगर स्लोप निकालेंगे? तो M/EI डायग्राम का एरिया, तो एरिया क्या हो जाएगा? ये L है तो M/EI इंटू L इंटू L, ML/EI क्या होगा? ML/EI। अब M क्या है? यूनिट मोमेंट अप्लाई करना है, तो L/EI के टर्म में आंसर आएगा। कौन से टर्म में आएगा? L/EI के टर्म में, ठीक। नेक्स्ट चलें, ये क्या निकल आया आपका? del 2 आगे बढ़ते हैं। अगर इसी को हम लोग डिफ्लेक्शन निकालते हैं, क्या निकालते हैं? डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन क्या होगा? del 1 2, क्योंकि हम लोग यूनिट मोमेंट अप्लाई कर रहे हैं इन डायरेक्शन 2, उसके वजह से जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा इन डायरेक्शन 1 वो क्या है? डिफ्लेक्शन है। तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? डिफ्लेक्शन क्या बताया हम? एरिया मोमेंट ऑफ M/EI डायग्राम। तो एरिया मोमेंट कैसे निकालते हैं? सबसे पहले ML/EI, ये क्या हो गया? एरिया, क्या निकला है? एरिया इनटू, ये क्या है? एक रेक्टेंगुलर पोर्शन है। रेक्टेंगुलर पोर्शन में क्या होता है? सेंट्रोइडल, हाफ ऑफ द डिस्टेंस, तो हाफ ऑफ द डिस्टेंस L/2 हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं ML²/2EI लिख सकते हैं, ठीक है। अब M की जगह हम लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं? यूनिट मोमेंट। क्या अप्लाई कर रहे हैं? यूनिट मोमेंट। तो L²/2EI लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? L²/2EI। तो del 1 2 आपका निकल के आ गया L²/2EI। तो हमको चारों मिल गए, ठीक है, जो भी कोऑर्डिनेट है, ठीक, डिस्प्लेसमेंट फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स के जो भी कोऑर्डिनेट है वो मिल गए। तो उसी को लिखा है del 1 2 del 1 2 इक्वल टू L²/2EI। इसको आप मैक्सवेल लॉ ऑफ रेसिप्रोकल से भी लिख सकते हैं। मतलब del 1 2 हमेशा del 2 1 के बराबर होता है। हमने ऑलरेडी del 2 1 कैलकुलेट कर लिया था, इसलिए मैक्सवेल लॉ ऑफ रेसिप्रोकल से हम लोग इसको डायरेक्टली del 1 2 इक्वल टू del 2 1 ले सकते थे, ठीक है, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती फिर, ठीक है। वहीं पे del 2 1 की बात करते हैं, सॉरी del 2 2 की बात करते हैं। क्या del 2 2 ये आ जाएगा L/EI, यही लाए थे हम लोग। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स L³/3EI, L²/2EI और L/EI। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ स्टिफनेस मैट्रिक्स क्या देखते हैं? ऑर्डर ऑफ स्टिफनेस मैट्रिक्स क्या होता है? मान लो ये क्या है? स्ट्रक्चर दिया हुआ है आपका। स्टिफनेस मैट्रिक्स किससे डील करता है? अननोन जॉइंट डिस्प्लेसमेंट के साथ। स्टिफनेस मैट्रिक्स किससे डील करता है? अननोन जॉइंट डिस्प्लेसमेंट के साथ, या फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ। अगर नेग्लेक्टिंग एक्सियल डिफॉर्मेशन, अगर एक्सियल डिफॉर्मेशन को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं तो इसमें कितना डिफॉर्मेशन पॉसिबल है? 3 इसमें, ठीक, 3 इसमें और इसमें 1 पॉसिबल है, ठीक है। रिजिड जॉइंट में हमेशा 3 पॉसिबिलिटी रहता है। एक्सियल डिफॉर्मेशन में हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और आपका रोटेशन, ठीक। यहाँ भी वही होगा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और रोटेशन। हिंज में क्या होता है? सिर्फ आपका रोटेशन
पॉसिबल रहता है। क्या रहता है? रोटेशन पॉसिबल रहता है। इसमें कौन सा? 3, ठीक है, यहाँ भी 3, ठीक, और यहाँ पे सिर्फ रोटेशन, इस पे कौन सा आएगा? सिर्फ रोटेशन। क्लियर है? तो 3, 3 और 1, टोटल कितने हो गए? 7। टोटल कितने हो गए? 7। अगर टोटल दिखा जाए डिग्री ऑफ फ्रीडम तो कितने हैं? 7 है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? नेग्लेक्ट करते हैं एक्सियल डिफॉर्मेशन को। तो एक्सियल डिफॉर्मेशन अगर नेग्लेक्ट करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मेंबर को हम लोग उसमें माइनस कर देते हैं। एक्सियल डिफॉर्मेशन नेग्लेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? नंबर ऑफ मेंबर को काउंट करके माइनस कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा? 1 2 3, कितने मेंबर है? 3, तो आंसर आ जाएगा 4। आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, क्लियर है? तो मैट्रिक्स जो बनेगा स्टिफनेस में वो कितने का ऑर्डर का होगा? 4x4। कितने का? 4x4 का। मतलब अपने को डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है या काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकालना है। ठीक, वहीं पे अगर आपको पूछा जाए ऑर्डर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स, तो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स में अननोन क्या रहते हैं? फोर्सेस रहते हैं। अब फोर्सेस, अननोन फोर्सेस या रिडंडेंट को निकालने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं? स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, DS। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स डील्स विथ रिडंडेंट फोर्सेस, तो इस स्टैटिक इंडिटरमिनेसी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी क्या होता है? DAC प्लस DSI, एक्सटर्नल और इंटरनल इंडिटरमिनेसी का कॉम्बिनेशन होता है। तो एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी किस पे डिपेंड करता है? रिएक्शन पे। कितने रिएक्शन है इसमें? 3। इसमें कितने रिएक्शन है? 2। ठीक है, इसमें कौन कौन से रिएक्शन है? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और मोमेंट के ओ में। ठीक, और इसमें आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिएक्शन। ठीक, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5 हो गया। ठीक, अगर ये आपका कितना निकला है? DAC 5, DAC कितना निकला है? 5। साथ ही साथ DSI देखते हैं, तो कोई भी आपका क्लोज बॉक्स है क्या? नहीं है, तो इसलिए 0। फार्मूला क्या होता है? DS = अगर कोई भी फ्रेम है तो, ठीक है, R-3 + 3C, R-3 + 3C, तो R-3 DSC क्या हो जाएगा? R-3, तो 5 - 3, 5 - 3 2, क्या आ जाएगा? 2। तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा? 2। DS निकल के आ जाएगा 2। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कितना निकल के आ गया आपका? 2। ठीक है, तो ऑर्डर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स या फिर आपका स्टिफनेस मैट्रिक्स का 2x2 का। अगर इसी स्ट्रक्चर की बात करें, सेम स्ट्रक्चर की, तो दोनों में कौन सा ईजी है? एक में आपके 4 अननोन्स हैं, दूसरे में 2 अननोन्स हैं। तो यहाँ से पता चल रहा है कि DS < DK। क्या पता चल रहा है? स्टैटिक इंडिटरमिनेसी काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी से कम है, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड में भी यूज्ड फॉर दिस प्रॉब्लम। तो इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स ज़्यादा आसान होगा। क्या होगा? फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स ज़्यादा आसान होगी, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स को हम लोग यूज कर सकते हैं इस प्रॉब्लम में। क्लियर है? ठीक है, एक तरीका था फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स निकालने का कि डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट कास्ट बाय यूनिट फोर्स से। ठीक है, यूनिट फोर्स अप्लाई किया, उसके करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकाल लें। दूसरा तरीका होता है फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स निकालने का कि अगर आपको स्टिफनेस मैट्रिक्स पता है या स्टिफनेस मैट्रिक्स आपने निकालना है, तो स्टिफनेस मैट्रिक्स का इन्वर्स होता है फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स। क्या होता है? स्टिफनेस मैट्रिक्स का इन्वर्स होता है फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि जो भी होता है K × del जो होता है वो निकल के आता है आपका वैल्यू 1। क्या आता है? K और डेल का वैल्यू निकल के आता है क्या आपका? 1, क्योंकि हमको यूनिट फोर्स या यूनिट मोमेंट लगाना रहता है। ठीक है, क्योंकि फोर्स = क्या होता है? K × del। ठीक है, या फिर M = K × थीटा। मतलब अल्टीमेटली ये बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स के अगर मल्टीप्लाई किया जाए किसको? स्टिफनेस मैट्रिक्स से। ठीक है, किसका? फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स को स्टिफनेस मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो आपका वैल्यू आता है 1। अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में देखा जाए तो इन्वर्स मैट्रिक्स के फॉर्म में आता है। किसके फॉर्म में? इन्वर्स मैट्रिक्स के फॉर्म में। ठीक है,
फोर्स इक्वल टू के डेल होता है, ठीक है, या फिर एम इक्वल टू के थीटा होता है। तो अगर यूनिट फोर्स या यूनिट मोमेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, के डेल इक्वल टू 1, क्या होगा, के डेल इक्वल टू 1 या फिर के थीटा इक्वल टू 1, ये लिख सकते हैं, के थीटा इक्वल टू 1 या फिर के डेल इक्वल टू 1। तो अगर इसको फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स के और स्टिफनेस मैट्रिक्स के टर्म में देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, मैट्रिक्स के इंटू मैट्रिक्स डेल इक्वल टू इनवर्स मैट्रिक्स, ठीक है। इनवर्स मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है, इनवर्स मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1, अगर 2 क्रॉस 2 का है तो, अगर 3 क्रॉस 3 का है तो क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही होता है, ठीक है। इसीलिए जब इसको सॉल्व करते हैं तो अगर फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स निकालना रहता है, क्या निकालना रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स, तो इसको डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं के इनवर्स, स्टिफनेस मैट्रिक्स का इनवर्स होता है फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स। तो ये भी एक तरीका है फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स निकालने का। क्या होता है, कई बार डीके की वैल्यू कम रहती है, किससे, डीएस से, डीके की वैल्यू क्या रहती है, कम रहती है डीएस से। अगर डीके की वैल्यू कम है डीएस से तो कौन सा मैट्रिक्स मेथड यूज करना चाहिए हमको, स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड ज़्यादा आसान है, ठीक है। डीके कम है तो कौन सा मेथड यूजफुल है, स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। तो इस सच केस में आप पहले स्टिफनेस मैट्रिक्स निकाल लीजिए, फिर इन्वर्स करके आप फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि एक कंटिलीवर बीम है, प्रॉप्ड कंटिलीवर बीम, जैसे क्या है, हमने स्टिफनेस मैट्रिक्स में एक क्वेश्चन किया था, क्या किया था, प्रॉप्ड कंटिलीवर बीम का, क्या किया था, प्रॉप्ड कंटिलीवर बीम का किए थे, ठीक है, जिसमें कोऑर्डिनेट 1 और 2 दिया गया था, यहाँ पे कोऑर्डिनेट 1 और कोऑर्डिनेट 2, इन मिडिल क्या दे दिया गया था, कोऑर्डिनेट दे दिया गया था, ठीक है, L/2 पे, ठीक। तो इन सच केस अगर ds निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ds क्या होगा, r-3, r कितना है, अगर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को कंसिडर नहीं करते हैं तो क्या होगा, 2 और 1 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, ds निकल के आ जाएगा 1, और आपका dk निकालते हैं अगर तो यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, रोटेशन पॉसिबल है, तो यहाँ पे भी 1, ठीक है। इन सच केस दोनों मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, ds और dk इक्वल है, ठीक। इसको 3 - 2 कर सकते हो, या फिर कंसिडर करते हो हॉरिजॉन्टल फोर्स को तो 4 - 3 भी कर सकते हो, ठीक, किसी भी केस में सेम। तो दूसरा जो तरीका रहता है फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स से स्टिफनेस मैट्रिक्स निकालने, सॉरी स्टिफनेस मैट्रिक्स से फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स निकालने का, वो ये है फ्लेक्सिबिलिटी इंटू स्टिफनेस इक्वल टू 1, ये पढ़े हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी इंटू स्टिफनेस इक्वल टू 1, तो डेल इंटू के इक्वल टू इन्वर्स मैट्रिक्स, डेल इक्वल टू के इन्वर्स। तो अगर इसी को सॉल्व किया जाए, हमारे पास क्या था, लास्ट क्वेश्चन में जो सॉल्व किए थे, आपका स्टिफनेस मैट्रिक्स निकल के आया था, ठीक है, L3/3i, सॉरी चेक कर लेते हैं लास्ट क्लास में क्या आया था, ठीक। क्या क्या आया था, 15ei/L³ माइनस 3i/L² और 7ei/L, ठीक है, क्लियर है। तो हमको स्टिफनेस मैट्रिक्स हमको पता है, लास्ट क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व किए थे लास्ट क्लास में, तो 15L³ और उल्टा बोल रहे हैं, ठीक है, आपका ei फॉर्म में है, ठीक। तो आपका आया था ये 15ei/L³, 15ei/L³, ये आया था -3ei/L², ये भी आपका -3ei/L², और ये आपका आ गया था 7ei/L, क्या आ गया था, 7ei/L, क्लियर है। अब हमको क्या निकालना है, इसका फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स।
फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं बोले हैं, डेल इक्वल टू के इनवर्स। तो हमको क्या निकालना है, स्टिफनेस मैट्रिक्स का इनवर्स, स्टिफनेस मैट्रिक्स का इनवर्स। तो स्टिफनेस मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं, बढ़ते हैं आगे। ठीक, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एडजॉइनमेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए, यही रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स दिया गया है के, ठीक है, उसमें हमारे पास टर्म क्या है 15 ई आई बाई एल क्यू, ई आई बाई एल कॉमन है, ई आई बाई एल क्या है, कॉमन है। 15 बाई एल स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 3 बाई माइनस था, क्या था माइनस, तो माइनस 3 बाई एल, ठीक, माइनस 3 बाई एल, और इसको लिख सकते हैं 7 लिख सकते हैं। अगर इन्वर्स निकालते हैं, क्या निकालते हैं, इन्वर्स निकालते हैं, तो इसका डायरेक्ट इन्वर्स लिख सकते हो एल बाई ई आई, क्या लिख सकते हैं एल बाई ई आई, लेकिन इसका इन्वर्स आपको निकालना पड़ेगा। मान लीजिए इसको हम लोग मैट्रिक्स ए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, मैट्रिक्स ए, क्या मान लेते हैं, मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का इन्वर्स कैसे निकालेंगे, बताया था, एडजॉइनमेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए। ठीक, तो एडजॉइनमेंट और मॉड ऑफ ए दोनों निकालते जाते हैं। ठीक, सबसे पहले एडजॉइनमेंट निकाल लेते हैं, तो एडजॉइनमेंट ऑफ ए हो जाएगा 15 बाई एल स्क्वायर, इसके करस्पॉन्डिंग जो डायगोनल में क्या है 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। ठीक है, माइनस 1 की पावर आई प्लस जे होता है, तो 1 प्लस 1, ठीक है, और इसको प्रिंसिपल डायगोनल में क्या है आपके 7। ठीक, वहीं पे माइनस 1 की पावर 2 प्लस माइनस 1 की पावर ये क्या है 2 है, तो F22 का क्या होगा 2 प्लस 2 4, माइनस 1 की पावर 4 भी पॉजिटिव में ही रहता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 बाई एल स्क्वायर। क्लियर है, एडजॉइनमेंट निकाल रहे हैं अभी। ठीक, नेक्स्ट 1 2 और 2 1 को देखते हैं, तो ये आता है माइनस 1, 2 1 को भी लेते हैं तो माइनस 1 की पावर 3 माइनस 1, तो माइनस माइनस करके क्या हो जाएगा प्लस, माइनस 3 बाई एल का क्या हो जाएगा 3 बाई एल, और यहाँ पे भी 3 बाई एल। ठीक है, 3 बाई एल, तो आपका एडजॉइनमेंट निकल आया इस तरीके से। ठीक, मॉड ऑफ ए निकालते हैं, मॉड ऑफ ए तो क्या हो जाएगा 15 इंटू 7 जा 105 बाई एल स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ठीक, और ओवरऑल माइनस ही होगा, तो माइनस 9 बाई एल स्क्वायर, तो ओवरऑल हो जाएगा 96 बाई एल स्क्वायर। मॉड ऑफ ए क्या निकल आएगा 96 बाई एल स्क्वायर, तो वैल्यू पुटअप कर देते हैं। डेल इक्वल टू के इनवर्स, के इनवर्स के रूप में एल बाई ई आई, यही है। ठीक है, मॉड ऑफ ए नीचे रहता है, एडजॉइनमेंट ए बाई मॉड ऑफ ए, एडजॉइनमेंट ए क्या है 7 3 बाई एल 3 बाई एल और 15 बाई एल स्क्वायर। ठीक है, और मॉड ऑफ ए नीचे है, तो मॉड ऑफ ए कितना है 96 बाई एल स्क्वायर, 96 बाई एल स्क्वायर। ठीक, तो आपका आंसर आ जाएगा एल क्यूब बाई 96 ई आई 7 3 बाई एल 3 बाई एल और 15 बाई एल स्क्वायर। ठीक है, मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो पूछ लेंगे अगर कुछ डाउट है तो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर निकल के आ जाएगा स्टिफनेस मैट्रिक्स से फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स एल क्यूब बाई 96 ई आई 7 3 बाई एल और 3 बाई एल और, ठीक है, एल क्यूब बाई 96 ए आई आया। ठीक,
7 3/L और 15/L²। निकल के आ गया। ठीक है, हम चाहे तो स्टिफनेस मैट्रिक्स से भी फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे स्टिफनेस मैट्रिक्स से रिलेटेड, ठीक है, और फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स से रिलेटेड।